हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए पहले आपको टॉपिक बता दूं। बेटा आज सबसे फर्स्ट डिस्कस करूंगा चार्ज डेंसिटी। ये पढ़ना है आपको, चार्ज डेंसिटी। आगे पढ़ने के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे फर्स्ट डिस्कस करना है चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी पता है, चार्ज डेंसिटी 3 होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट डिस्कस करूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। बेटा मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा, फिर उस पर एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसमें बेटा सेकेंड पढ़ना होता है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया कहलाता है। और लास्ट जो पढ़ना है आपको बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो आपके 12th क्लास के लिए एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक माना जाता है, बेसिक जो है। और यहाँ इस चैप्टर का फर्स्ट लॉ जो डिस्कस करना है कूलम्ब्स लॉ। ये एक फंडामेंटल लॉ है। यदि आप कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से पढ़ते हो तो इसी पर बेस्ड जो है आप गॉस लॉ को समझ पाइएगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, या फिर स्टेशनरी चार्ज से रिलेटेड जो चीज़ें को आपको स्टडी करना हो, उसमें बड़ा यूजफुल होता है। तो बेटा मैं गौतम सिंह अंबिका फिजिक्स यूट्यूब चैनल से ये आपका क्लास 12th जेई नीट CUET के लिए वीडियो लेक्चर जो है ना देने जा रहा हूँ, जिसका एक सीरीज है। बेटा आप में से यदि प्रीवियस लेक्चर कोई नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में चले जाइए ये, और उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, इसका बाकी वीडियो आप ज़रूर देखें। और साथ में पेन एंड पेपर ले करके बैठें। वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें, पॉज करें, उसका नोट्स साथ साथ बनाते चले जाएं। वीडियो को वॉच कीजिए, पॉज कीजिए, उसका नोट्स बनाते जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आप फर्स्ट इस चैनल को ज्वाइन किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी एक्टिवेट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। और सबसे फर्स्ट जो है डिस्कस करने जा रहा हूं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, बस एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद फिर कूलम्ब्स लॉ करवाऊंगा। तो सबसे फर्स्ट बेटा ये चार्ज डेंसिटी समझना होगा। अब आपको समझना है डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या होती है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ते थे, डेंसिटी। डेंसिटी का मीनिंग होता है किसी स्पेस में किसी क्वांटिटी का जो है ना अमाउंट, मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, या बोलें पर यूनिट जो है सरफेस एरिया में, या हम बोलें पर यूनिट लेंथ में चार्ज कितना प्रेजेंट है। जैसे आप मास डेंसिटी पढ़ते थे तो डेंसिटी का एक सिंपल सा फार्मूला था, याद करो बेटा, ये क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, इसी को न कहते थे डेंसिटी। डेंसिटी सबको पता है यह कौन सी क्वांटिटी होती थी, स्केलर क्वांटिटी होती है डेंसिटी। और डेंसिटी का यूनिट यदि हम लिखें तो डेंसिटी देखो, मास का यूनिट होता था kg और वॉल्यूम का यूनिट होता था मीटर पर क्यूब। तो इसी तरह से यहाँ जैसे इसको मास डेंसिटी हम लोग पढ़ते थे, तो यहाँ हम लोग चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। अब जहाँ मास होता था, मास को रिप्लेस कर देंगे चार्ज से, ये चार्ज डेंसिटी होगा। और आइए आपको बताते हैं चार्ज डेंसिटी एक्चुअल में मास डेंसिटी से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ हम लोग चार्ज डेंसिटी को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे, 3 टाइप से इसको डिफाइन करेंगे। तो कैसे चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा, इसको 1 बाय 1 करके मैं बताता हूँ। सपोज ये कोई रड है, देखो ध्यान देना और समझना। यदि आपके पास ये कोई एक रड हो, थिन रड हो, जिसकी लेंथ क्या हो जाए L, या आपके
जो है ना बुक का पेज, आपकी कॉपी का नोटबुक का जो है ना एक पेज ले लो, जो है सपोज ये पेज है और इसमें लेंथ भी है ब्रेथ भी है, तो इसमें हम बोल देते हैं इसका सरफेस एरिया कितना हो जाए, ए हो जाए। और एक बेटा मैं थर्ड टाइप की जो है ना ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, इसको तुम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो। तो ये देखो मैं एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब जो है ना ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब है। अब रही बेटा तीनों को 1 बाय 1 करके चार्ज करना है। सपोज इस रड को यदि हमें चार्ज करना हो तो जैसे इस थिन वायर को चार्ज करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, तो चार्ज इस वायर के लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ये चार्ज। सपोज इसको क्या चार्ज दिए, क्यू। उसी तरह से यदि इस चार्ज को हम इस पेपर शीट को देंगे तो पेपर शीट पर जैसे ही चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ होगा, चार्ज इसके पूरे सरफेस एरिया में फैल जाएगा। तो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स इंटायर सरफेस एरिया, पूरे सरफेस एरिया में फैल जाएगा। बट ये यदि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब है, बेटा याद रखना क्या बोले, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब, और इसको यदि मैं चार्ज करूं तो ये चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में, चार्ज सपोज इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस चार्ज को मैं क्या लिख देता हूँ, Q। और सपोज इसका वॉल्यूम कितना हो जाए, V हो जाए। तो अब देखो हम क्या देखते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट होता है या कोई बॉडीज होती है ये कितने टाइप्स के होंगे, तो ये 3 टाइप्स के होंगे। 1D हो सकता है, 2D हो सकता है एंड 3D हो सकता है। ये 3 कैटेगरी के बॉडीज होंगे। तो इसको जिसमें ओनली लेंथ होता है उसको 1D 1 डायमेंशनल बॉडी कहेंगे, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों होता है इसको 2D 2 डायमेंशनल बॉडी कहेंगे, जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों हो उसको हम 3D 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ यदि देखा जाए, अब इस वायर के पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होती है, इस वायर के पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होती है इसी को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। बट यहाँ क्या देखा जाएगा, इस चार्ज शीट जो है या पेपर शीट है, इसके पर यूनिट सरफेस एरिया में जो चार्ज होगा इसको कहा जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा इसको कहेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इस बॉडी के 3 डायमेंशनल बॉडी के पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगी इसी चार्ज को हम नाम देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे फर्स्ट बेटा इसी चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे। तो तुम अब ऐसे कह सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के पर यूनिट डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो गया, पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट सरफेस एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होती है इसी चार्ज को हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। और ये चार्ज डेंसिटी 3 टाइप्स के हो जाएंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलिए आइए आप इस पर एक नोट्स तैयार कर लो। इसको पहले आप डिफाइन कर लो, व्हाट इज चार्ज डेंसिटी। यहाँ बेटा चार्ज डेंसिटी क्या होगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। किसी भी बॉडी के पर यूनिट डायमेंशन, डायमेंशन बोलेंगे तो लेंथ हो गया या एरिया हो गया या वॉल्यूम की बात करेंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, चार्ज डेंसिटी। अब रही टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। अभी जस्ट हम बताएं आपको टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होंगे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड फर्स्ट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, the second type is called surface charge density and the third type is called volume charge density और cubical charge density। तो यहाँ बेटा यदि हम आपको बताएं कि ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम किससे, रो से जो है। तो पहले मैं इसी
चार्ज डेंसिटी को ईच बाय ईच को डिफाइन करूंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा, यूनिट डायमेंशन बताऊंगा, फिर उस पर एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो आओ छोटा सा जो है ना इजी सा टॉपिक है, मेरे साथ फटाफट इसको कंप्लीट आप कीजिए जो है। तो फर्स्ट आपको समझना है, फर्स्ट आपको पढ़ना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, किसी 1D बॉडी के पर यूनिट लेंथ में, जैसे कोई पतला वायर हो, कोई जो थिन रड हो, तो जब भी उसको कोई जो है रिंग हो, जब भी हम उसको चार्ज करते हैं तो चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होता है उस बॉडी पर। तो ऐसे चार्ज डेंसिटी को ही हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ बॉडी, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आओ पहले इस पर एक कंसेप्ट बना लो और इसको डिटेल समझो। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? सपोज आपके पास कोई एक थिन वायर है और इस वायर की लेंथ कितनी है? L लेंथ है। अब इस थिन वायर को यदि चार्ज करना हो तो आपको पता है बेटा, जब इस थिन वायर को हम चार्ज करेंगे तो इस पर कितना चार्ज दे दो, सपोज हम Q चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ फैलेगा? इसके पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। हम ऐसा मान लें इस वायर के लेंथ में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? Q है। इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेटा तुम यहाँ से अब इसके लिए डेफिनेशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? सिंस L लेंथ में कितना चार्ज है बोलिए? तो Q चार्ज है। नहीं, L लेंथ में Q चार्ज है। अमाउंट ऑफ चार्ज इन इंटायर लेंथ L कितना है? Q है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर द चार्ज इन यूनिट लेंथ, ये क्या हो जाएगा? Q अपॉन L हो जाएगा। तो इस वायर के यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा? Q अपॉन L। और इसी को तो हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दैट इज लैम्डा इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q अपॉन L। इसी को बेटा क्या कहा जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा। इसी को बेटा हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को देखो तो यहाँ से और भी चीज़ें तुम ऐसे अब याद रख सकते हो। मीन्स लैम्डा इक्वल्स क्या होगा? तो ये चार्ज बाय लेंथ, किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट टोटल चार्ज को यदि तुम डिवाइड कर देते हो उस बॉडी के टोटल लेंथ से, तब जो रेशियो मिलता है, इसी रेशियो को तुम क्या कहोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी को बेटा क्या कहा जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और फिर यदि तुम इसके बारे में कुछ कंसेप्ट याद रखना चाहो तो ये सबसे फर्स्ट याद रखना, यह क्या होता है? तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यह कौन सी क्वांटिटी होती है? तो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब रही बात इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इट्स डायमेंशन इज, इसका देखो डायमेंशन लिखना आसान है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ये होगा L-1TA। अब ये डायमेंशन कैसे है? तो आइए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दूं। तो देखो लैम्डा होता है Q अपॉन L। तो Q है मेरा चार्ज का डायमेंशन क्या जानते हो? AT। चार्ज का डायमेंशन बेटा जल्दी से बोलो AT। और लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन L। जब इसको सिंप्लीफाई करो, L ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा L-1TA। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? L-1TA। ये हो गया। अब आपको यूनिट भी याद रखना होगा, तो चलो और जल्दी से फटाक से आप यूनिट बता दो। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं इट्स SI यूनिट इज कूलम पर मीटर। देखो चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ से अब यूनिट समझिए। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसी को लिखेंगे कूलम पर मीटर। या चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कूलम मीटर -1।
तो ये इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ जा रहा है, आप इसको नोट कीजिए। और मैं इस पर एक एग्जाम्पल पूछता हूँ, इस एग्जाम्पल को तुम सॉल्व करना और बताना जो। चलिए मैं इस पर एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। तो ये है फाइंड या ऐसे a charge of 6.28 millicoulomb is uniformly distributed on the length of a circular ring of radius 1 centimeter. Of radius 1 centimeter. Find linear charge density. Find linear charge density. जल्दी से बेटा आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और इसको जो है कोशिश कीजिए अपने से सॉल्व करने का। मैं फिर इसका सल्यूशन आपको बताता हूँ। जल्दी से मैं कुछ समय देता हूँ, आप इसको नोट कीजिए बेटा, नोट्स भी बनाते जाओ। तो चलो क्लियर है। मैं अब जो लोग भी सॉल्व कर पाए इसको, मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये दो चीज़ दिए गए हैं। क्या कहता है, चार्ज ऑफ 6.28 मिलीकूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। मीन्स देखो बेटा अब इसको कैसे सॉल्व करूँगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आइए आपको मैं बताऊं। देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को स्केच करो। क्या बोला गया, सर्कुलर रिंग। तो चलो बेटा यहाँ एक सर्कुलर रिंग दिखा लो। सपोज ये कोई सर्कुलर रिंग है, तो सर्कुलर रिंग होगा तो इसमें तो रेडियस होगी, इसकी रेडियस को मैं r मान लेता हूँ। और इस सर्कुलर रिंग पर क्या है, चार्ज है। तो हम दिखा सकते हैं इस तरह से, इस सर्कुलर रिंग के सरकमफ्रेंस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इस तरह से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q है। तो अब क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ो तो यहाँ से बताओ तो Q का वैल्यू कितना दिया गया है। गिवन जो चार्ज इस रिंग के लेंथ में है, तो वह चार्ज कितना है, यह है 6.28 मिलीकूलम। क्या यही है, नोट किया ना। तो चार्ज कितना है, 6.28 मिलीकूलम। तो बेटा मिलीकूलम ऐसा यूनिट नहीं होता है चार्ज का। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मिलीकूलम को पहले कूलम में चेंज करना होगा, इसको चेंज करना होगा। तो कूलम बन गया। और रेडियस कितनी दी गई है, बोलो रेडियस कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर। तो बेटा 1 सेंटीमीटर को फिर से, सेंटीमीटर तो ऐसा यूनिट नहीं है रेडियस का, मीन्स लेंथ का, तो इसको ऐसा यूनिट में चेंज करना होगा। तो मैं क्या लिख लूँगा इसको, मीटर। तो ये होगा 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो चार्ज दिया गया है, रेडियस दिया गया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मीन्स लेमडा। लेमडा निकालना है। बोलो इसके लिए क्या तरीका होगा, कैसे निकाल पाओगे लेमडा। तो चलिए आइए अब याद कीजिए, अभी जो हम लोग फार्मूला बनाए थे, तो हम लोग के पास क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि लेमडा इक्वल्स क्या होता है, Q/L। बट ये जो सर्कुलर रिंग है इसका लेंथ क्या होगा, तो इसका सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस कितना, बोलो कोई, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। बिल्कुल सही। इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, Q/2πr। बस अब तो सॉल्व हो गया।
Q के प्लेस पर Q का वैल्यू रख लीजिए, R के प्लेस पर R का वैल्यू रखिए, और पाई का वैल्यू तो सब लोग जानते हो। पाई का वैल्यू क्या होता है बेटा? तो पाई होता है 22/7, या इसको लिख सकते हो 3.14। अब देखना है पाई का कौन सा वैल्यू इसमें रखें ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो चलो आओ कैलकुलेशन भी कर लें, मेरे साथ कैलकुलेशन करो। बोलो Q है तो Q के प्लेस पर क्या लेना पड़ेगा? 6.28 इंटू 10⁻³ कूलम डिवाइडेड बाय 2 पाई R, तो 2 तो हो ही गया। पाई का वैल्यू कितना है बेटा? पाई का वैल्यू 3.4 रख लो, क्योंकि 3.4 रखने से ये कैंसिल हो जाएगा। इंटू R क्या है बेटा? तो R का वैल्यू है 10⁻² मीटर। और फिर अब यहाँ से कैंसिलेशन करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको यहाँ से कैंसिल कर लो 2 टाइम्स, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जा रहा है बेटा? यहाँ बच क्या जा रहा है? तो 10⁻³ और ये पावर ऊपर चला जाएगा तो +2, ये बच गया 10⁻⁻1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.1। अब बोलो लेमडा का जो यूनिट क्या होता है? तो लेमडा का वैल्यू क्या हो गया? 0.1 कूलम पर मीटर। ये आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया और लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक बेसिक, एक फंडामेंटल कंसेप्ट समझ में आया। तो जल्दी अब वीडियो को मैं पॉज करता हूं। जो लोग बना लिए हो ठीक है, जो लोग नहीं बनाए हो वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने नोटबुक में भी बनाइए। अब देख के बनाने की जरूरत नहीं है, पहले खुद से बना लो, तब आगे वीडियो को जो देखना वॉच करना। चलिए जल्दी से फटाफट कीजिए। ओके चलिए, जिनका भी हो गया तो ये पढ़े हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी तरह से बेटा पढ़ना है अब आपको क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलिए आइए समझते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो ये रहा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर से आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना होगा। अब आपको बताए क्या, यदि कोई 2 डायमेंशनल बॉडी हो या 3 डायमेंशनल बॉडी हो और उस चार्ज उसका कहाँ हो जाए? उसके टोटल सरफेस में जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो। आपको बताए थे कोई मेटेलिक बॉडी होती है, कंडक्टिंग बॉडी होती है, तो उसको जब भी हम चार्ज करते हैं तो चार्ज ऑलवेज क्या होते हैं? उसके आउटर सरफेस में ही होता है। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो आपको तीनों याद रखना होगा, इसको विशेष रूप से आप याद रखिए। तो हम क्या कहेंगे? किसी भी बॉडी के पर यूनिट सरफेस एरिया में जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसी को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आइए पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि इस तरह से आपको समझ में नहीं आए तो चलिए फिर से मेरे साथ इसको समझिए। सपोज एक ये पेपर सीट है, मीन्स आपके कॉपी का पन्ना ले लिए, ये आपके बुक का जो है ना एक पेज है ये। अब इस पेपर सीट को हम क्या करना चाह रहे हैं? चार्ज करना चाह रहे हैं। पहले तो आपको बताना होगा इस पेपर सीट का सरफेस एरिया क्या है? ए। कैसे निकालेंगे सरफेस एरिया? रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? सरफेस एरिया। अब इसको जब भी हम चार्ज करेंगे तो यहाँ इस पेपर सीट के क्या हो जाएगा? मान लो इसमें कितना चार्ज हम दे रहे हैं? Q चार्ज। तो ये चार्ज इस पेपर सीट के पूरे सरफेस में फैल जाएगा, इस तरह से यूनिफॉर्मली सपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके पूरे सरफेस में, इंटायर सरफेस में जो Q चार्ज है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो तब अब देखना है इसके पर यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज है, उसी को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आइए इसमें पर यूनिट सरफेस एरिया में देखो तो चार्ज कैसे लिख पाएंगे? सिंस ए एरिया में कितना चार्ज है? तो Q चार्ज है। देयरफॉर यूनिट एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा? Q/A चार्ज हो जाएगा। दैट इज सिग्मा इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q/A। तो अब देखो बेटा यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम पीछे बता चुके क्या सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट की जाती है? सिग्मा से। ये इसका क्या कहलाएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बेटा तुम लैंग्वेज में भी लिख सकते हो।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, यदि किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी के सरफेस में प्रेजेंट टोटल चार्ज को यदि उस बॉडी के सरफेस एरिया से डिवाइड कर देते हो, सरफेस एरिया से डिवाइड कर देते हो, तो जो रेशियो मिलेगा इसी रेशियो को उस सरफेस का हम क्या बोल देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। फिर से कुछ चीज़ें को आपको याद रखना होगा, तो आइए आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे फर्स्ट बताइए यह कौन सी क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर, इट इज अ स्केलर। यह कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज ये हो जाएगा बेटा L-2TA। क्या नहीं आया समझ में, तो चलो आओ समझाते हैं। तो सिग्मा इक्वल्स क्या होता है, Q/A। तो बोलो तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT। बोलो चार्ज का डायमेंशन AT, और एरिया का बोलो, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का भी L, ब्रेथ का भी L, L इंटू L क्या हो जाएगा L2। तुम तो जानते हो कि एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L2 होता है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लिए, L को ऊपर ले जाइए, L-2TA। इसको रीअरेंज कर लो तो बेटा ये आ जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, अब याद रखिए। और इसमें आपको याद रखना होगा इसका यूनिट, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इट्स SI यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। इट्स SI यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज का बेटा क्या होगा, कूलम, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा आप इसको इस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आप कंसेप्ट नोट कर सकते हो। आप नोट करना, पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखाता हूँ, उस एग्जाम्पल से आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब फिर तुम एक साथ वीडियो को पॉज करके सबको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेना जो है। तो चलिए मैं फर्स्ट एक एग्जाम्पल आपको इस पर लिखाऊं, और इस एग्जाम्पल को पहले खुद से कोशिश करना बनाने का। चलो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो ये होगा आज का एग्जाम्पल नंबर 2। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी पर लिए थे। अब यदि कहा जाए कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी of a conducting sphere of radius 1 centimeter having uniformly charge distribution over या on its surface is तो ये बेटा लिख लो क्या, ये हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाओ, 1.4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 5 4 जा 22 7, एंड 5 3 जा देन 5 3 जा हो जाएगा 15.70 मिली कूलम ही कर लेते हैं बेटा। ये क्या कर लेते हैं, मिली कूलम। तो ये रहा क्वेश्चन, ये बेटा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को सबको आप अच्छे से पहले नोट करो।
इसको आप नोट कीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए इस एग्जाम्पल को जो है। चलिए मैं कुछ समय देता हूँ, जल्दी से फटाफट कीजिए। चलो आप इसको नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके आपको इसको नोट करना था। और चलो एक बार मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक बार बेटा मेरे साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो मैं क्वेश्चन लिखा दूं, क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊं। क्या बोला गया क्वेश्चन में? सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, और इसमें एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया। यदि स्फीयर कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो या होलो स्फीयर, तो इसमें चार्ज हमेशा इसके आउटर सरफेस में ही होगा। नहीं, चार्ज कहाँ होगा? आउटर सरफेस में ही। अब इसमें जो दिया गया उसको लिख लो बेटा। क्या क्या दिया गया है? गिवन इसके आउटर सरफेस में जो टोटल चार्ज है वो है कितना? 15.70 मिली कूलम। तो फिर से बेटा मिली कूलम को क्या करना है आपको? कूलम में चेंज कर लेना है। मिली कूलम को कूलम में कैसे चेंज करते हैं? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो ये मिली कूलम किस में चेंज हो गया? कूलम में चेंज हो गया। अब इसकी रेडियस भी पता है, इस स्फीयर की रेडियस जो दी गई है, तो रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो इसको यदि मीटर बनाऊंगा तो 10⁻² मीटर लिख लूँगा। निकालना क्या है बेटा? निकालना है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आपके पास कौन सी फार्मूला है? वी हैव, हमारे पास क्या फार्मूला है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, नहीं चार्ज बाय एरिया। अब आपको पता है स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। बस अब इजी है, देखो क्यू पता है, आर पता है, पाई का वैल्यू तो तुम जानते हो। इसमें पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। Q का वैल्यू कितना है? 15.70 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना? 3.14 इंटू r²। आर का वैल्यू कितना है बेटा? 10⁻²। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करते जाइए। अब सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से लग रहा है कुछ कैंसिल होगा, इसको इससे कटाओ तो कितना? 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या क्या बच जा रहा है बेटा? इसको पहले आप नोट कर लीजिए। क्या बच गया इसको नोट कीजिए। ऊपर बच गया कितना? 5 इंटू 10⁻³ बोलो नीचे क्या बच गया है? तो 4 इंटू बोलिए तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 हो जाएगा। और इस तरह से बेटा जब इसको आप सॉल्व करेगा तो ये 5/4 इंटू 10⁻³ प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा? तो 5/4 इंटू 10, यहाँ पावर 1 तो पावर लिखा नहीं जाएगा, मीन्स 50/4। ये क्या हो जाएगा? 50/4। अब 50 में 4 से डिवाइड कर लो, तो 50 में 4 से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, बच गया 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8.82 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5। तो ये इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया 12.5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। थोड़ा सा डिवीजन वगैरह सही से कर लेना। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। आप सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक बेसिक कंसेप्ट समझे, जिस पर एक छोटा सा इजी सा एग्जांपल था वो बताए। तो आप इसको जो है ना पहले से भी खुद अपने से बना पाए हो, और जो लोग नहीं बना पाए हो वीडियो को पॉज कीजिए, चलिए इसका सल्यूशन जो है देख लीजिए। थोड़ा कैलकुलेशन सब बेटा अपने से करना।
चलिए इसी तरह से अब बेटा अब आपको पढ़ना है कौन सा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा इस तरह से अब आपको पढ़ना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम लोग क्या पढ़ लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ लिए, अब सेम पढ़ना है कि आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये क्लियर हो जा रहा है यदि कोई 3D बॉडी हो, 3 डायमेंशनल बॉडी हो, तो उसको यदि हम चार्ज करें और चार्ज उसके इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो तब जो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज होगा उसी को हम नाम देते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आइए इस पर भी एक आसान सा कंसेप्ट, बेसिक जो है ना आप फंडामेंटल कंसेप्ट बना लीजिए। पहले डिफाइन कर लो, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी जो समझाए थे उसी तरह से फिर से आप क्या करो, एक क्यूब फॉर्म कर लो। सपोज ये कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग क्यूब है। ये क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग क्यूब है। और जब इसको अब इसमें तो वॉल्यूम होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट निकाल लो तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। या बोलेंगे साइड का क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब ऐसे सोचिए बेटा, इसका यदि वॉल्यूम कितना हो तो इसका वॉल्यूम भी है, और इसको जब हम क्यू चार्ज देते हैं तो ये क्यू चार्ज पूरे इसके वॉल्यूम में फैल जाता है। ये क्यू चार्ज पूरे इसके वॉल्यूम में फैल जाता है। तो तब जा कर के हमको जो डिफाइन करना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो तुम बेटा कह सकते हो, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इस क्यूब के भी वॉल्यूम में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, क्यू नहीं, अमाउंट ऑफ चार्ज इन भी वॉल्यूम कितना है, क्यू है। तो देन अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन भी हो जाएगा। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यू बाय भी हो जाएगा। और बेटा इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को नाम देंगे दैट इज रो इक्वल्स हो जाएगा क्या, क्यू बाय भी। ये रो इक्वल्स हो जाएगा बेटा क्या, क्यू बाय भी हो जाएगा। मीन्स हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल रो होता है, रो। और इसी को यदि तुम लैंग्वेज में लिखो तो ऐसे कह सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज इन द इंटायर वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट बॉडी। इसी रेशियो को क्या कहेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अब फिर से बेटा ये कौन सी क्वांटिटी है बोल दीजिए, ये कौन सी क्वांटिटी है, तो स्केलर। ये कौन सी क्वांटिटी, स्केलर। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन देखो, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है LQ, तो L-3TA। बोलो अब क्लियर है, सबको समझ में आ जा रहा है। और इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। बेटा क्या हो जाएगा, SI यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ये इसका SI यूनिट होगा। और चलो इसको आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, और इस पर फिर बेटा एक एग्जाम्पल आप बताना। एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ और इस एग्जाम्पल को तुम सॉल्व करके बताना। ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाए, आज के लेक्चर का एग्जाम्पल 3 होगा ये। तो इसमें एग्जाम्पल ये है, a cube of side 2 centimeter, a cube of side 2 centimeter having uniform charge distribution over its volume is over its volume
अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे इतना लिख लीजिए। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, इसको लिखिए 80 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम इन इट्स वॉल्यूम, इन इट्स वॉल्यूम। फाइंड चार्ज डेंसिटी, फाइंड चार्ज डेंसिटी, फाइंड चार्ज डेंसिटी। चलिए जल्दी से आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक नोट्स आप लिख लो और क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो। बेटा क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। मैं आपको कुछ समय देता हूँ, जल्दी से इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए जिन लोगों से हो गया तो आओ तो सबसे फर्स्ट मैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन करवा दूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे क्या बोला गया, एक नॉन कंडक्टिंग एक क्यूब है, क्यूब है, इसके वॉल्यूम में चार्ज है तो श्योर ये क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग। इसका सपोज ईच साइड कितना हो जाए, यदि ए हो जाए, इसका ईच साइड ए हो जाए और इसके पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज हो, क्यू, तो जो दिया गया उसको लिख लो। क्यू का वैल्यू कितना है, 80 माइक्रोकूलम। यहाँ म्यू को माइक्रो पढ़ा जाता है तो माइक्रोकूलम। पहले बेटा इसको कूलम में चेंज करेंगे। तुम में से कितने लोग जो है माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने जानते हो, बताना। तो इसको माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए हम 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइक्रोकूलम किस में चेंज हो जाएगा, कूलम में। और देखो ए क्या है, ए साइड है, तो साइड कितनी दी गई है, तो साइड दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो साइड 2 सेंटीमीटर है तो इसको फिर से आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, तो मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। निकालना क्या है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। कुछ नहीं लिखा गया तो आपको पता है चार्जेज वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो इसके लिए आप क्या फार्मूला पढ़े हो, हमारे पास कौन सी फार्मूला है, तो रो इक्वल्स होता है ना Q/V। बेटा क्या होता है, रो इक्वल्स Q/V। तो आप इससे जो है ना सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कर लूँगा तो क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू तो पता है लेकिन वॉल्यूम नहीं पता है। और आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, AQ कर लेंगे। अब इजी है, अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। खुद से सॉल्व करो बेटा, खुद से सॉल्व करो, लिखा करो। केवल वीडियो को ऐसे वॉच करने से नहीं सीखिएगा, आप इसको लिखते जाइए। मेरे ऊपर आप विश्वास कीजिए, मैं जैसे कहता हूँ प्रैक्टिस करते चले जाओ। ऐसा मत सोचो ये बेसिक है, धीरे धीरे आपकी जो लेवल जो है इंक्रीज होगी। तो चलिए ये क्यू का वैल्यू यहाँ से पुट कर लें, ये क्या हो जाएगा 80 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁻2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसी को तुम सिंप्लीफाई कर लो तो ये ऊपर तो हो जाएगा, वही रहने दो 10⁻⁻6। बोलो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 10⁻⁻2 का क्यूब क्या हो जाएगा 10⁻6। अब देखो चीज़ें अब इजली जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों गया काम से। अब 8 से ये कितने 10 टाइम्स, तो Q का वैल्यू कितना निकल जाएगा 10, और यूनिट क्या बताए थे, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा जिसका भी बना था। अब मिला करके देखो क्या तुम सही बनाए हो। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया, ये आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा है। और फिर मैं अब इसके बाद जो है, आप पहले बेटा वीडियो पॉज करके जो है, जो लोग नहीं बना पाए हो इसको नोट कर लो। मैं फिर से आगे कूलम्स लॉ डिस्कस करूंगा जो इम्पोर्टेंट है जो है। चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए तो कूलम्स लॉ जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट बेटा रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना, मैं कूलम्स लॉ ले करके आता हूँ, मैं कूलम्स लॉ ले करके आता हूँ
और ये रहा आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ये रहा, और यहाँ से स्टार्ट करना है आपका कूलम्ब्स लॉ। चलो चलो बेटा, ये पढ़ना है आपको, कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है। देखो हम लोग अभी तक पीछे पढ़ रहे थे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज को अच्छे से आप सीख चुके हो। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट डायमेंशन क्या था बताए, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स को बताए, मेथड ऑफ चार्जिंग बताए हैं, फिर उसमें जो है टाइप मेथड ऑफ चार्जिंग बताए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज बताए, एवरीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज आपको हम सिखा चुके। जब आप इलेक्ट्रिक चार्ज सीखे तो प्रॉपर्टीज में क्या देखे थे, यदि लाइक चार्जेज होंगे, सपोज ये प्लस है और एक क्या हो जाए, ये दूसरा प्लस चार्ज है, टू लाइक चार्जेज होते हैं तो इसके बीच कौन सा फोर्स लगता है, तो इसके बीच रिपल्सिव फोर्स होता है। इसके बीच बेटा फोर्स जो होगा वह किस नेचर का होगा, रिपल्सिव नेचर का, रिपल्सन होता है। बट यदि अनलाइक चार्जेज होते हैं, ये प्लस हो और दूसरा क्या हो जाए माइनस हो, तो इसके बीच अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। ये जो फोर्स होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, मीन्स लाइक चार्जेज के बीच रिपल्सन, अनलाइक चार्जेज के बीच अट्रैक्शन। और हम यहाँ आपको जो है बताएंगे कि जब टू चार्जेज स्टेशनरी हो, पॉइंट चार्जेज हो, और चार्जेज जब आपस में इंटरेक्ट करती है, मीन्स अट्रैक्ट करती हो या रिपेल करती हो, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को या रिपल्सन फोर्स को हम क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, या उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या उसी को सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। जिस तरह से आप ग्रेविटेशन पढ़े थे, याद कीजिए बेटा, ग्रेविटेशन पढ़े थे, ग्रेविटेशन में दो मासेस के बीच लगने वाले फोर्स को तुम पढ़े हो क्लास 11th में, M1 M2 टू मासेस हो, और इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता था, इस फोर्स को क्या कहते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स का मेजरमेंट, इस फोर्स को फार्मूला इस फोर्स के लिए किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन्स के द्वारा। न्यूटन्स का क्या कहना था, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इसी को तुम एक साथ लिखते थे, क्या लिखते थे, F प्रोपोर्शनल टू क्या, M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये था। और फिर यहाँ से यदि प्रोपोर्शनल साइन को छोड़ते थे, कांस्टेंट लेते थे, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते थे, ये M1 M2 बाय R स्क्वायर। ये न्यूटन्स के लाइफ का सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी, न्यूटन्स के द्वारा ये फार्मूला दिया गया था। तो जैसे न्यूटन साहब दो मासेस के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो है ना एक फार्मूला जो दिया, मीन्स लॉ प्रपोज्ड किया, उसी तरह से टू चार्जेज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेशन से रिलेटेड यहाँ कूलम्ब्स के द्वारा, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, ये कूलम्ब्स के द्वारा 1785 में सबसे फर्स्ट जो है ना क्या किया गया, तो एक लॉ प्रपोज्ड किया गया जो है, तो उसी लॉ को पढ़ेंगे। अब आपको बेटा समझ में आ जा रहा है कूलम्ब्स लॉ क्या बताती है। तो कूलम्ब्स लॉ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज के बीच फोर्स को जो है ना देती है। तो आइए पहले इसी कूलम्ब्स लॉ को डिटेल्स में हम लोग समझते हैं कि इसमें बोर्ड लेवल के क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव लेवल के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और इसका क्या फंडामेंटल आपको समझ के रखना चाहिए। तो चलिए आइए इसमें बढ़ते हैं आगे। सबसे फर्स्ट जो है ना आपको समझना है, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1785 बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। ये कूलम्ब्स लॉ किसके द्वारा दिया गया था बेटा, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और ये 1785 में पब्लिश किया था, ये प्रपोज किया था। अब देखो बेटा कूलम्ब्स, ये आपको फिगर दिख रहा है, यही कूलम्ब्स साहब हैं जिनके द्वारा चार्जेज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन को मेजर किया गया था जो है।
तो इसमें समझना ये है कि इस लॉ को जो है, ये जो लॉ है एक्चुअल में यह एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ये कूलम्ब साहब के द्वारा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कंक्लूजन निकला उसको इन्होंने अपने लॉ में रखा जो है। तो इसको जो है कहा जाता है कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं, या इसको सिंपली हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स दैट कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट में होता, मूविंग चार्जेस के लिए ये लॉ नहीं है, याद रखना। ये एक्सटेंडेड चार्ज के लिए ये लॉ नहीं है। केवल चार्ज यदि पॉइंट चार्ज हो और स्टेशनरी चार्ज हो, चार्ज रेस्ट में हो, तो उसके लिए ये लॉ है। इस लॉ से हम वैसे चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट कर पाएंगे, जो ये है। तो देखो, अब जो ये जो फोर्स होता है, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कन्वेंशनली कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स चार्जेज के बीच जो फोर्स होती है, इस फोर्स को कन्वेंशनली क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स। इसको कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि कूलम्ब के द्वारा जो है ना इस फोर्स को कैलकुलेट किया गया था। इनके ऑनर के लिए इनको कूलम्ब फोर्स भी हम कहते हैं। तो आओ बेटा, इसको जो है ना अच्छे से मैं समझाता हूँ। पहले वीडियो पॉज कीजिए और आप भी यूँ इसी तरह से एक नोट्स लिखते चले जाओ। आप नोट्स लिखते चले जाओ, आपको बोर्ड करना है और साथ में एक अच्छा ज़बरदस्त जो है कंसेप्ट जो है बनानी है, जिस पर जो है जब कंपसन वाले क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा तो वहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए बेटा, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसका नोट्स बनाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, तब आगे बढ़िएगा। और आते हैं हम लोग काम की चीज़ में। अब सबसे फर्स्ट इस कूलम्ब्स लॉ का हम स्टेटमेंट आपको समझाते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है? तो देखो तो बेटा, आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ देखो, जिसको नहीं दिखाई दे, ये क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। ये क्या है बेटा? प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ ये बेटा क्या है? ये प्लस Q1 चार्ज है और ये भी प्लस Q2 चार्ज है। तो यहाँ चार्ज का नेचर, यहाँ Q1 कर लो और इसको Q2 कर लो। यहाँ एक चार्ज नेगेटिव है तो दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, और यहाँ दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव हैं। अब आपको पता है, यदि अनलाइक चार्जेज होगी, प्लस माइनस होगा, तो इसके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। अब Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज जो फोर्स एग्जर्ट करती है, F12 है। ये क्या है बेटा? F12। Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज जो फोर्स एग्जर्ट कर रही है, F12। उसी तरह से Q2 चार्ज पर भी Q1 चार्ज फोर्स एग्जर्ट करेगी, और ये फोर्स क्या है? F21 है। सेम उसी तरह से यहाँ तो अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, और यहाँ क्या हो रही है? रिपल्सिव फोर्स है। अब Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है, यहाँ Q2 Q1 को अट्रैक्ट कर रहा था। एकदम बिल्कुल इजी है, ये सब तो समझते हो। अब Q1 Q2 को फिर से रिपेल कर रहा है, इस फोर्स से रिपेल कर रहा है। तो यहाँ इसको हम पढ़ेंगे F12, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। यह F21 को बोलेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 जो है। इसी तरह से इसको भी पढ़ेंगे। और दोनों चार्जेज के बीच का सेपरेशन क्या है? R है। दोनों चार्जेज R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इसको देखो, कूलम्ब्स किस तरह से जो है ना देखा गया कि ये जो चार्जेज के बीच फोर्स होता है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड यदि F होगा तो इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड F ही होगा। यहाँ ईच फोर्स से सेम मैग्नीट्यूड का होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या होता है? यहाँ सेम होता है, क्योंकि ये फोर्स क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ये चार्जेज के बीच, टू चार्जेज के बीच जो फोर्स होते हैं वह क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। डायरेक्शन तो दोनों का अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। ये समझते हो? तो इसमें क्या कहा गया कि दो चार्जेज के बीच जो फोर्स होते हैं, ये फोर्स दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये जो क्या होते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये फोर्स दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो है ना एक्ट होती है, इसलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स के कैटेगरी में भी रखते हैं।
तो आओ पहले मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिखा देता हूं बेटा, पहले स्टेटमेंट समझ लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। अब तुम यदि ये मान लो कंसीडर 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a distance r as shown in figure, तब इस लॉ से क्या लिख सकते हो? तब लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ तब क्या बताती है इस लॉ से कि ये जो फोर्स होते हैं, नहीं दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, यहाँ इसको हम सिंगल फोर्स दिखा लें, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ सिंगल फोर्स F दिखा लें, या यहाँ जो है ना हम इसको भी F लिख लें और इसको भी हम F लिख लें। तो ये जो फोर्सेस होते हैं, ये फोर्स क्या होगा? तो चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा जाता है? फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और फिर क्या कहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये क्या होता है? फोर्स दोनों चार्ज के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये होता है। यदि इसी को हम कंबाइंड करके लिखना चाहेंगे, इन कंबाइंड above statement can be written as F proportional to Q1 into Q2 upon R square। क्या ये हो जाएगा? ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकेंड स्टेटमेंट। और यहाँ से यदि इस साइन को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम छोड़ेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे, ये हो जाएगा K, ये हो गया Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। चीज़ें को अच्छे से बेटा समझते चले जाइए, चीज़ें को अच्छे से आप समझते जाइए। और इसको हम ये मेन फार्मूला बना लेंगे। यहाँ ध्यान दो क्या लिखे हैं, यहाँ क्या किए, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको जब इक्वल साइन में कन्वर्ट किए हैं तो मैथ्स क्या सिखाती है, यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना पड़ता है। अब इसको लिख भी लो बेटा, ये क्या है, इसको तो मान लो इक्वेशन थर्ड, ये वेयर के को क्या कहा जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और देखो बेटा, यदि इस k का फार्मूला तुम यहाँ से बनाना चाहो तो बना सकते हो। बोलो तो k इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। तो तुम बेटा इसको इक्वेशन 4 भी कर सकते हो। ऐसा करने से यहाँ इक्वेशन 4 से हम यूनिट एंड डायमेंशन लिख पाएंगे। 1 मिनट। तो बेटा इसको हम इक्वेशन 4 बोले। अब यहाँ आपको पता है ये क्या है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इक्वेशन 4 हेल्प करेगा हमको इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के यूनिट एंड डायमेंशन को लिखने में। तो यहाँ से मैं इसका यूनिट डायमेंशन लिख पाऊंगा। पहले तो बेटा वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसका एक अच्छा नोट्स आप बना लीजिए। वीडियो को पॉज करो और इसका एक नोट्स लिख लो, तब चलते हैं आगे और भी चीज़ें आपको कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग बताते हैं। जैसे मैं जो बनाया हूँ फिगर वगैरह सब एज इट इज आप ड्रॉ कर लो, ये सब अच्छे से करो। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है इक्वेशन थर्ड मेरा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन 4 भी यूज करेंगे। इक्वेशन थर्ड याद कीजिए, इसको आगे मैं यूज करने वाला हूँ और इसको यूज कर लूँगा इक्वेशन थर्ड को। ये तो कूलम्ब्स लॉ है। अभी हम लोग क्या देखें कि चार्जेज के बीच जो फोर्स होते हैं, ये फोर्स F इक्वल्स क्या होता है?
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, मीन्स उसके साइन को नहीं रखना है। मैं एक बार इस फार्मूला को लिख देता हूँ आपके पास। ये मेरा कौन सा था, इक्वेशन 3 था। और जहाँ के लिए क्या जो है ना फार्मूला लिखे थे, के इक्वल्स क्या आया था, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। बोलो मैथमेटिकली इसको डिराइव कर सकते हो, और इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 बनाया था। अब यहाँ सबसे फर्स्ट के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका यूनिट डायमेंशन लिख लें ऐसे, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। सबसे फर्स्ट पॉइंट बेटा के का यूनिट एंड डायमेंशन लिखना है। तो के का एसआई यूनिट लिखना इजी है। एसआई यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। तो देखो तो बेटा के का एसआई यूनिट क्या होगा, बोलिए। फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। आर क्या है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो आर का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर। चार्ज का क्या होगा, कूलम इंटू कूलम क्या होगा बेटा, कूलम स्क्वायर। तो ये रहा इसका एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर बेटा इसका डायमेंशन। तो बेटा डायमेंशन इसका कैसे लिखूंगा, या डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिख पाऊंगा, ये भी इजी है। डायमेंशनल फार्मूला यदि लिखोगे किसका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, ये सब चीज़ें याद रखना होगा बेटा। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, बोर्ड हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं ना कहीं आपसे पूछ देगा। तो देखो डायमेंशनल फार्मूला बनाना आसान है। तो हम क्या जानते हैं, के इक्वल्स है एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू इंटू क्यू। तो चलो आओ, कौन बताओगे, फोर्स का डायमेंशन कौन बताओगे, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा ML_T-2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये आप जानते हो ना। और जल्दी से, डिस्टेंस तो सबको पता है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होता है L। आर का स्क्वायर है तो L स्क्वायर कर लीजिए, और चार्ज का AT। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो तो बेटा इसका क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल के आ जा रहा है, तो ML3T-4A-2। बेटा ये इसका हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। बट एक चीज़ और आपको समझना होगा, ये जो के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इस के को हम देखें, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, कांस्टेंट ये जो कांस्टेंट के है, के का वैल्यू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में डिफरेंट लिया जाता है। देखो बेटा ये जो के है, के का वैल्यू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या लिया जाता है, और सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या लिया जाता है। तो मैं पहले सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट लिख लूँ, सीजीएस सिस्टम। फिर जो है ना एसआई सिस्टम। तो ये पहले आपको बताता हूँ, के का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, के का वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या होगा। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट। तो देखो के का वैल्यू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में डिफरेंट होता है। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको कैपिटल के से लिख रहे हैं, इसको लिखा जाएगा 1/के। देखो इसमें क्या लिखा जाता है, 1/के। और जबकि एसआई सिस्टम में कैपिटल के को लिखते हैं 1/4πε। अब इसको समझना जरूरी है बेटा, इसको समझिए। यहाँ इस के को हम क्या कहेंगे, ये है, ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये जो कूलम्बिक फोर्स होता है यह मीडियम डिपेंडेंट होता है। यदि दो चार्जेज के बीच एयर मीडियम है
तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा। यदि सेम चार्जेज को सेम डिस्टेंस से किसी अदर मीडियम में हम रख देंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज होगी, तो यहाँ उस मीडियम की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, यही डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है, इसलिए वैसे मीडियम में जो कूलम्बिक फोर्स का वैल्यू भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। और ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इप्सिलॉन। बेटा ये क्या है, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन को क्या कहा जाता है, परमिटिविटी। परमिटिविटी ये होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो सीजीएस सिस्टम में याद रहेगा क्या यूज करते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मींस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, इनवर्स ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जबकि एसआई सिस्टम में इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम इरेशनल फॉर्म में लिखते हैं ताकि कूलम्ब्स लॉ रैशनलाइज हो जाए, इसलिए इसको हम इरेशनल फॉर्म में लिखते हैं। ये होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन। इप्सिलॉन को परमिटिविटी कहा जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए परमिटिविटी डिफरेंट होता है। लगभग दोनों जो है सेम तो नहीं है, बट ये अलग अलग सिस्टम में साइंटिस्ट के द्वारा कूलम्ब्स लॉ को अलग तरह से लिखने का एक तरीका था। तो आइए हम दोनों को 1 बाय 1 करके डिटेल्स में बताते हैं। पहले तो आप इसको जो है नोट कर लो खूब अच्छे से, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो फिर मैं बताता हूं एसआई सीजीएस सिस्टम में कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखते हैं। सीजीएस सिस्टम में मैं समझाता हूं कैसे लिखा जाएगा। पहले हेडिंग नोट कर लें, कूलम्ब्स लॉ इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में कूलम्ब्स लॉ को कैसे लिखा जाएगा, अभी आप पढ़े क्या, जो ये एफ है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बदले अब क्या लिखेंगे हम, 1 बाय, इसको स्मॉल के लिखना, कैपिटल के स्मॉल के में डिफरेंस है। कैपिटल के ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और स्मॉल के क्या है, मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हो जाएगा क्या बेटा, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब भी हमको यदि किसी मीडियम में चार्जेज को दिया गया हो और उसके बीच लगने वाले फोर्सेस को सीजीएस सिस्टम में निकालना हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। तो और इसका भी कुछ नेमिंग कर देते हैं, इस फार्मूला को हम फार्मूला नंबर 5 कह दें। और देखो बेटा ये क्या है, इन एयर, इस फार्मूला को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इन एयर। तो इन मीडियम या किसी मीडियम में हो जिस मीडियम की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता रहती है, बट पता है बेटा, बट हम लिखें फॉर एयर और वैक्यूम के लिए के का वैल्यू क्या होता है, ये 1 होता है। एयर और वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 होता है। यदि चार्जेज एयर में हो या वैक्यूम में हो तो उसके बीच लगने वाले फोर्स को दिखाने के लिए यहाँ नोट सफिक्स लगा लेते हैं। एफ नोट इक्वल्स क्या हो जाएगा, बोलो तो चार्जेज एयर और वैक्यूम में रहेगा तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम पुट करते हैं 1 बाय 1 कैंसिल, ये हो जाएगा ओनली Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसको हम इक्वेशन 6 कह दें, इसको इक्वेशन 6 कह दें। या किस में है, इन एयर और वैक्यूम के लिए ये फार्मूला। अब देखो बेटा यदि दोनों को मैं डिवाइड कर लूँगा, दोनों को इधर आप लिख लिए हो, नहीं लिखे हो तो वीडियो पॉज करके इसको लिखते जाना बेटा, नोट्स बनाते जाना। अब देखो यदि यहाँ से क्या किया जाए, फ्रॉम इक्वेशन 6 1 मिनट, ये क्या आ गया, 1 मिनट रुक जाना बेटा, 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए।
एक मिनट। तो बेटा आज की वीडियो मैं यहीं रहने देता हूँ। सीजीएस सिस्टम तक आपको कूलम्ब्स लॉ लिखने के लिए बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एसआई सिस्टम में कूलम्ब्स लॉ लिखने के लिए बताऊंगा और इस पर ढेर सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस को सिखाऊंगा। आज की क्लास रहने दीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एकदम नए एनर्जी के साथ। आप जो है ज़रूर जो है ना इस चैनल से जुड़ें। यदि आपकी जो है तैयारी हो रही है बोर्ड की या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, आपको करना हो नीट का प्रिपरेशन या आपको जो है ना कंसेप्ट बिल्डअप करना हो जो है जेई के लिए, या आप सीयूईटी का एग्जामिनेशन जो है ना अपियर करने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो बेटा वीडियो आपके काम की हो तो इसको लाइक शेयर भी जरूर करें, और आप वीडियो पर फर्स्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए जो है। ओके बाय।